हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आपके कमेंट्स पिक किए हैं जिन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिनका मैं आपको रिप्लाई करने वाली हूं। अगर आप चाहते हो आपका भी कमेंट पिक हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे जानना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पर अपना कॉमेंट लिख सकते हो, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उसे पिक कर लूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, आपके कमेंट्स लेने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करनी है जो कि मैं बार बार देख रही हूँ अपने कमेंट सेक्शन में, तो मुझे उस पर आपको एक छोटी सी क्लैरिटी देनी है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलते हैं अपना नंबर दे दो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, या फिर खुद अपना नंबर वहाँ पे छोड़ जाते हैं कि मुझे इस पर कॉल कर लेना। तो मैं किसी से भी कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कभी भी कनेक्ट नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस तरह के बार बार कमेंट करना बंद कर दीजिए। आप अगर मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट बात या पर्सनल बात कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिखना चाहते, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो नहीं लिखना चाहती, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। उसका आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऊटपटांग बातें और जो ऐसी कॉन्वर्जेशन आती है मेरे पास, जैसे कि आप एक दोस्त से हाय हेलो, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाना बना रहे हो, क्या चल रहा है, मैं इस तरह की बातें आपसे नहीं कर सकती। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप अपनी पूरी बात, अपनी जेन्युइन क्वेरी पूरा अच्छा ढंग से लिख के वहाँ अगर मुझे भेजेंगे और मैं उसे पढ़ूंगी और मुझे लगेगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं आपको फिर रिप्लाई दे दूँगी। अगर मुझे वहाँ पे आपकी क्वेरी नहीं दिखी, अगर मुझे वहाँ पे आपकी जेन्युइन क्वेरी नहीं दिखी, या फिर आपने गंदे भद्दे और वल्गर शब्दों का यूज़ करके कुछ लिखा हुआ होगा, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। तो आप बार बार मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ये बोलना बंद कीजिए कि मैं आपके डीएम का रिप्लाई नहीं कर रही, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरी फ़ोटोज़ या वीडियो के नीचे इस तरह के कमेंट ना छोड़ें कि मैं आपका डीएम का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। आप खुद सोचिए कि मैंने आपके डीएम का रिप्लाई क्यों नहीं किया होगा। तो आप अगर अगेन दोबारा से अपनी क्वेरी अच्छे पूरे साफ शब्दों में लिख के भेजिए, और एक जेन्युइन अगर बात आप मुझसे पूछना चाहेंगे जिसका रिप्लाई अगर मुझे पता होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ही, जल्दी आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही आप मुझसे पूछिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझ पर ये भी एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि मैंने उनका कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया, या फिर मैंने उनका कमेंट जो है वो पिक नहीं किया। बार बार वो मुझसे चीज़ पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं बता रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आपकी क्वेरी मेरे पास आएगी तो डेफिनेटली मैं तभी उसका रिप्लाई करूँगी ना। बहुत बार ऐसा होता है कि YouTube खुद आपका कमेंट जो है डिलीट कर देता है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ किया होगा जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हैं, तो वो खुद से ही डिलीट हो जाता है, वो मेरे पास नहीं आता है। कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स के नोटिफिकेशन आ जाते हैं और जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास लिखा आता है कि ये खुद से ही डिलीट हो गया है, यूट्यूब ने उसे हटा दिया है। कभी कभी तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है, तो मुझे नहीं पता चलता आप क्या जानना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आपने इस तरीके का कोई कमेंट दिया होगा जो कि यूट्यूब ने खुद ही उड़ा दिया, तो फिर आप कैसे ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो मुझ तक आएगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों के कमेंट डिलीट करती हूँ जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए पर्सनल होते हैं या बहुत ज़्यादा बदतमीजी अगर वो कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप कोई जेन्युइन क्वेरी पूछोगे तो मैं उसे क्यों डिलीट करूँगी? मेरा तो पूरा एक वीडियो ही इस चीज़ पर डेडिकेटेड होता है कि मैं आपके कॉमेंट पिक करूँ और उसका आपको रिप्लाई करूँ। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई हो। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक और छोटी सी चीज़ मुझे क्लियर करनी है, सॉरी। मेरी जो भी कमेंट चर्चा की वीडियो होती है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट सेक्शन में आके मैंने जो बात कही वीडियो में उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, या ये बोलने लगते हैं कि आपने ये चीज़ गलत बोली, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। इस तरह की वीडियो में, ये जो कमेंट चर्चा वाली वीडियोस होती हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बताती हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ पे मैं क्या सोचती हूँ, और शायद जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो भी मेरा ही ओपिनियन जानना चाहते हैं, इसलिए मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो मैं सोचती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी, ना कि वो जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, जो एक आपकी नज़र में एक आइडियल चीज़ होनी चाहिए। नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात ही आपको बताऊँगी। तो इस पर कोई भी बहस करने की या कमेंट सेक्शन में गाली देने की, वल्गर वर्ड यूज़ करने की, या बहुत ज़्यादा रूड होने की, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं पसंद आया, या फिर आप इतने ओपन नहीं हो कि आप किसी और की बात भी सुन सको या समझ सको, तो आप मेरी कमेंट चर्चा की वीडियो ना ही देखा करो फिर। और अगर देखते हो तो ओपन माइंड से प्लीज़ देखा करो। नेक्स्ट, चलिए अब आपके कमेंट्स पे आ जाते हैं। पहला जो मेरे पास कमेंट है वो है ज़ैनब अली का। इन्होंने पूछा है, सिस्टर आप डिलीवरी कितने वीक्स में हुई थी?
एंड बेबी वेट कितना था? मेरे बेबी का जो वेट था वो था 3.6 kg, यानी कि 3.5 किलो से थोड़ा ऊपर ही थी वो। और जो हमारा बेबी डिलीवरी का वीक था वो मुझे अभी याद नहीं है। इतना मैं आपको बता दूं कि जो मेरा डिलीवरी का ड्यू डेट था, जब डॉक्टर ने डेट दी थी कि इस डेट को डिलीवरी होगी, वो उन्होंने दी थी जनवरी की, 14 जनवरी की उसकी डिलीवरी डेट उन्होंने दी थी, लेकिन वो दिसंबर में ही हो गई थी। 24 दिसंबर को उसका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट जो मेरे पास कॉमेंट है वो है राजू कुमार का। उन्होंने पूछा है, मैम इन विच कंपनी डज योर हस्बैंड वर्क फॉर, ऑल्सो व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन? हिज डेजिग्नेशन इज मैनेजर लेवल, ही इज़ एट मैनेजर लेवल, एंड उनकी कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास फिरोज़ खान का। उन्होंने पूछा है, आप लाइव में कब आते हो? मैं लाइव नहीं आती हूँ, और मैं सिर्फ इस तरह से कमेंट चर्चा का ये सेगमेंट करती हूँ जिसमें कि आप मुझे क्वेश्चंस जो है अपने वो भेज सकते हो और उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी वीडियो बना के। या फिर अगर आपका कोई ऐसा कॉमेंट हुआ, ऐसी कोई क्वेरी हुई जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ वहीं कॉमेंट सेक्शन में। या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन वाला होता है तो मैं उस पर इस तरह की वीडियो में पिक कर लेती हूँ कमेंट चर्चा की में। तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, जैसे कि इस वीडियो के नीचे आप भेज सकते हो, तो मैं नेक्स्ट में उसे पिक कर लूँगी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है शहबाज आलम का। उन्होंने पूछा है, पेन किलर लेना ठीक है इन पीरियड्स? मेरे हिसाब से मैं प्रिफर नहीं करती हूँ लेना, और ना ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में लिए। एक बार कभी ली होगी, एक बार ली है हाँ, वो भी कोई बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत हद से ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे घर पे एक फैमिली फंक्शन था, तो तब मैंने ली थी, और वो भी डॉक्टर से रिकमेंड की हुई मेडिसिन ही ली थी। तो मैं पर्सनली किसी को नहीं सजेस्ट करती कि आप पेन किलर लो, लेकिन आपसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप चाहो तो ले सकते हो, बट किसी भी मतलब किसी की बताई हुई या किसी केमिस्ट की दी हुई प्लीज़ मत लेना। सिर्फ अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करके वो जो दवाई बताएं वही लेना। नेक्स्ट कॉमेंट है मेरे पास अमन सिंह का। उन्होंने पूछा है, मैम क्या इंस्टाग्राम पर किसी का फ़ैन पेज बनाकर अर्निंग की जा सकती है? आई डोंट थिंक सो। पहली बात तो इंस्टाग्राम आपको कुछ भी पे नहीं करता है। इंस्टाग्राम सिर्फ आपका एक फेमस होने का तरीका है, आप वहाँ पे फेमस हो सकते हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर आप अपने आप में अपनी लाइफ में फेमस हो तो आपके जो फॉलोअर हैं वो आपको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है, वहाँ से कोई कमाई नहीं होती है। बस ये होता है कि अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, आपकी एक फेस वैल्यू होती है, तो ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको कोलैबोरेशन के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना फेस वहाँ लगा ही नहीं रखा, वो किसी का फ़ैन पेज है, तो फेस वैल्यू जो है वो किसी और की है, तो वैसे तो आप फिर कोई भी ब्रांड आपसे कोलैबोरेशन नहीं करेगा ना, जब तक आपकी खुद की फेस वैल्यू से आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। तो इंस्टाग्राम पे आई डोंट थिंक कि आप फ़ैन पेज से बना सकते हो, बट अगेन आप इस पर अपनी रिसर्च कर लीजिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉमेंट है मेरे पास संदीप खनरा। इन्होंने पूछा है, हेलो हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर इन इंडिया? ये मैं पहले किसी वीडियो में बोल चुकी हूँ, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। माय फेवरेट यूट्यूबर्स आर कैरी मिनाटी, प्राजक्ता कोहली, SIT की वीडियोस मैं देखती हूँ, इसके अलावा फ़िल्टर कॉपी की मैं वीडियो देखती हूँ, सलोनी की मैं वीडियो देखती हूँ। तो काफ़ी सारे कॉमेडियंस हैं जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ, जो एक्ट करते हैं, फ़नी वीडियोस बनाते हैं, वो मैं ज़्यादातर देखना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास कमेंट है सेंगजेन का। उन्होंने पूछा है, शिवानी मैम आपने कितने एज में शादी की और कितने एज में बच्चा पैदा हुआ? इफ़ यू डोंट माइंड आप बता सकते हो तो। लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच। जी मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बताने में। मेरी शादी हुई थी जब मैं 22 ईयर की थी और 23 की होने ही वाली थी, मतलब जून में ही हमारी शादी हुई है और जून में ही मेरा बर्थडे है। तो मतलब पहले शादी हुई 22 की एज में और कुछ दिनों में ही मैं 23 की हो गई थी। तो आप 22 समझ लो या 23 समझ लो, एक ही बात है। और जहाँ तक रही बेबी की बात, तो मैं 24 प्लस थी तब मेरा बेबी हुआ है, दिसंबर में वो हुआ है। तो मेरी शादी में और मेरे बेबी के होने में 1.5 साल का फ़र्क है, 1.5 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सनी RK व्लॉग एंड गेमिंग। इन्होंने पूछा है, मैम आपने अपना एज गैप नहीं बताया कि आपके हस्बैंड और आपके एज में कितना गैप था? माई फादर वॉज 5 ईयर ओल्डर देन माई मॉम। मेरे हस्बैंड और मेरे में 4 ईयर का गैप है, वो मुझसे 4 साल बड़े हैं। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास इंडियन रॉक स्टार्स का। उन्होंने पूछा है, मैम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बात करने क्या सही है? डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप जो था वो किस तरीके का था और आपका जो ब्रेकअप हुआ था उसका क्या रीज़न था, किस नोट पे आप अलग हुए थे। अगर आपका एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप था और आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, हंसी खुशी अलग हुए थे, तो आप एक एज अ फ्रेंड एक दूसरे से बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बहुत डीप रिलेशनशिप था और किसी
बड़े रीज़न की वजह से आप अलग हुए, जैसे कि उनको किसी और से प्यार हो गया या फिर उनको अब आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, थोड़ा मनमुटाव करके अगर आप अलग हुए थे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर वही चीज़ें याद आती रहेंगी, आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप वहीं उस फेज़ में ही फंसे रहोगे। तो आई थिंक इस हिसाब से आपको जज करना चाहिए कि किस तरह का आपका रिलेशनशिप था। बाकी ये अगेन आपका अपना पर्सनल डिसीज़न है। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान के साथ एज अ फ्रेंड आप कैरी ऑन कर सकते हो और उसका आपकी लाइफ पे या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप अगर होगा तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास डी सुनील का। उन्होंने पूछा है मैम तनुश्री कैसी है। पहले तो आपने तनुश्री की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी है, ये इसमें TH नहीं आता है, सिर्फ TA आता है, लेकिन वो बहुत अच्छी है और बहुत मस्तियाँ करती है। अगर आपको उसकी मस्तियाँ देखनी है तो उसके चैनल पे आप देख सकते हो, तनुश्री भल्ला उसका चैनल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि वो हर दिन कैसी मस्तियाँ करती है और हमारा भी दिल लगाए रखती है। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास अतिन बख्शी का। इन्होंने पूछा है शादी के कितने साल बाद प्लानिंग करना चाहिए मैडम। देखिए वैसे तो ये जो डिसीज़न है ये एक कपल का अपना होता है, आप दोनों बैठ के डिसाइड करो, सोचो, अपनी देखो सिचुएशन कि आप अभी रेडी हो या नहीं। एक कपल को आई थिंक मेरे हिसाब से मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों तरीके से बिल्कुल तैयार होना चाहिए, तभी आप बेबी प्लानिंग करो। मेंटली से मतलब है कि आप दोनों एक बेबी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो। फिजिकली मेरा मतलब ये है कि आप फिट हो और आपका एज जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपकी एज ही निकल जाए पेरेंट बनने की। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो है चैनल पे कि कौन सी एज सही है बेबी के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हो, #बीबोल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तीसरा बात है फाइनेंशियल लेवल की, कि आप फाइनेंशियली भी तैयार होने चाहिए। बेबी जो है उसमें आपको काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। देखो डिलीवरी का तो खर्चा है ही, एक नया मेंबर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उसका भी जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो लगे रहेंगे आगे, फिर उसकी स्कूलिंग है। तो इस तरह से भी आप थोड़ी प्लानिंग करो कि क्या हम फाइनेंशियली भी उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा सही टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने 2 साल लगाए तो आपको भी 2 साल ही लगाने हैं। हो सकता है आप अभी उसके लिए रेडी हो या फिर आप 3 साल बाद उसके लिए रेडी होगे। तो आप अपना खुद ये डिसीजन अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास अगेन डी सुनील का। उन्होंने पूछा है शिवानी मैम आपकी ब्यूटी का राज क्या है। मेरे हिसाब से तो वैसे ऐसा कुछ राज है नहीं है। थोड़ी सी आप अपनी अगर स्किन केयर करते हो, थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हो तो आपकी स्किन वैसे ही सुंदर दिखती है, आप सुंदर दिखते हो। आप अंदर से जब हैप्पी होते हो, आपका खान पान अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल आपकी लाइफ में थोड़ा कम होता है, तो वो आपके फेस पे दिखता है। और मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि आपको अगर नेचुरल ब्यूटीफुल दिखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसका लिंक आपको मेरे स्किन केयर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मेरी सारी ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास जयवीर वर्मा का। उन्होंने पूछा है मैम प्लीज़ रिप्लाई, लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से कौन सी बेस्ट है, और लव मैरिज यदि घर वालों की मर्ज़ी से हो तो क्या सही है, इन फ्यूचर होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताओ मैम। देखो लव मैरिज अरेंज मैरिज कौन सी बेस्ट है, अगर आप प्रॉब्लम के बेस पे पूछ रहे हो तो प्रॉब्लम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी किस तरह की मैरिज हुई है। एक प्रॉब्लम अगर आपकी रिलेशनशिप में आ रही है तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप दोनों पार्टनर के बीच तालमेल कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो या नहीं, आप दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ना कि इस पर कि लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज हुई है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि शादी की शुरुआत के दिनों में अरेंज मैरिज वाले कपल्स को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होती है, तालमेल बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दूसरे के प्रति जो एक अंदर से जो प्यार, एक जो अपनापन, एक जो अटैचमेंट होती है उसमें टाइम लगता है। वहीं लव मैरिज में वो थोड़ा बहुत पहले से होता है और थोड़ा बहुत शादी के बाद आ जाता है। सिर्फ मेरे हिसाब से यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अदरवाइज कोई शादी चलेगी या नहीं चलेगी, दोनों के बीच कैसी सिचुएशन और प्रॉब्लम होंगी, वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी
डिपेंड नहीं करता कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बिकॉज लव मैरिज में भी आप एक इंसान को सिर्फ फ़ोन पे जानते होगे, डेट पे मिलने जाते होगे तो जानते होगे, आपको नहीं पता कि 24 घंटे वो इंसान कैसे रहता है। उसके साथ जब आप रहोगे तो सिचुएशन उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। और वहीं अरेंज मैरिज में भी आप एक ऐसे इंसान के साथ अपना लाइफ शुरू करने वाले हो जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। तो दोनों ही सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी का तालमेल बिठा के आगे चलते हो, और उसी चीज़ पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो अपना पार्टनर चूज़ करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ किया कीजिए। ऐसे ही नहीं है कि अच्छा मम्मी पापा ने पसंद कर लिया या फिर किसी ने बोल दिया अच्छा है तो कर लो, वो ज़माने चले गए। ये किसी और ज़मानों में हुआ करता था कि बिना देखे शादियां हो जाती थी। आज की डेट में ये जो ज़माना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत होती है। अपना पार्टनर को चूज़ करने में थोड़ा सा संयम बरतें, हर चीज़ से देखें कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास बंटू बघेल का। उन्होंने पूछा है आप कभी आगरा आए हो तो आगरा में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। आगरा में आई हुई हूँ और काफ़ी बार आई हूँ क्योंकि रिलेटिव हैं काफ़ी सारे वहाँ पे, तो किसी फंक्शन में आना, मैरिजेस में आना मतलब लगा रहता है। लेकिन घूमने के पर्पज़ से मैं जब बहुत छोटी थी तब गई थी, और सबसे बेस्ट जो मुझे मेमोरी है वो ताजमहल की है। और आई थिंक जो भी ताजमहल देखने जाएगा या आगरा देखने जाएगा उसको भी यही प्रेफरेंस होगी, बिकॉज आपको पता ही है 7 वंडर्स में आता है, आखिर वो ब्यूटी है हमारे एक इंडिया की। तो ऑफ कोर्स वही सबसे बेस्ट मुझे लगा। और कोई कमेंट अब मेरे पास नहीं है, यही थे कुछ कमेंट जो हमें आज डिस्कस करने थे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहते हो कि अगर आपका भी कमेंट पिक हो, जल्दी से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आप भेज सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।